हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं न्यूक्लियर मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। तो चलिए स्टूडेंट्स समझते हैं क्या होता है ये न्यूक्लियर मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बैकग्राउंड क्लियर कर दूं कि साइंटिस्ट रदरफोर्ड ने एटम के ऊपर जो भी रिसर्च की उसके बेस पे इस एटम के लिए एक न्यूक्लियर मॉडल प्रेजेंट किया था। उसी को बोला गया है न्यूक्लियर मॉडल ऑफ रदरफोर्ड, या फिर आप इसको और एक नाम दे सकते हैं, दैट इज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ओके, तो एक्चुअली क्या किए थे साइंटिस्ट रदरफोर्ड ने इन द ईयर ऑफ 1911 में एक थिन गोल्ड की फॉइल लेकर के उन्होंने उस गोल्ड की फॉइल पे बहुत फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग की है। बॉम्बार्ड करने का मतलब उस गोल्ड की फॉइल के ऊपर बहुत तेजी से उससे आके टकराए। ओके, एंड ये जो थिन गोल्ड की फॉइल थी वो नियरली 100 नैनोमीटर की थी। ओके, तो जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया साइंटिस्ट रदरफोर्ड के थ्रू, तो उन्होंने कुछ इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ऑब्जर्व किया। अब इस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन क्या थे, चलिए वन बाय वन समझते हैं। तो जब उन्होंने बहुत सारे फास्ट अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्डिंग किए इस गोल्ड की फॉइल पे, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किए कि जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स हैं, यानी कि नियरली 99% बोल सकते हैं, तो जो ये अल्फा पार्टिकल्स थे वो पास हो गए स्ट्रेट, एकदम सीधे निकल गए। ओके, उस गोल्ड के फॉइल से विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, यानी कि जब ये अल्फा पार्टिकल्स मूव हो रहे थे उस गोल्ड के फॉइल से तो वो सीधे निकल गए। ओके, कोई भी डिफ्लेक्शन या डेविएशन देखने को नहीं मिला। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इसको डायग्राम में समझते हैं कि एक्चुअली इन्होंने क्या किए। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये वो डायग्राम है जो कि एक्सप्लेन करता है उस एक्सपेरिमेंट को या फिर स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को जो कि रदरफोर्ड ने परफॉर्म किए थे। ओके, तो ये वो गोल्ड की थिन फॉइल है एंड इस गोल्ड की थिन फॉइल से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्डिंग की गई। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो 99% अल्फा पार्टिकल्स थे वो ऐसे स्ट्रेट जो है निकल गए बिना किसी डिफ्लेक्शन के। ओके, सेकेंड उन्होंने ये ऑब्जर्व किए एंड उनका जो सेकेंड ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट हो गए अपने रास्ते से कुछ एंगल बनाते हुए। यानी कि स्टूडेंट्स क्या हुआ, कुछ अल्फा पार्टिकल इस तरीके से आ रहे थे तो अपने रास्ते से कुछ एंगल बनाते हुए इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो गए, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, थर्ड ऑब्जर्वेशन था उनका कि बहुत ही कम, ओके, बहुत ही कम, यानी कि 20,000 में से कोई एक आधी पार्टिकल था। ओके, वन पार्टिकल था, अल्फा पार्टिकल जो है वो अपने उस रास्ते पे जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वो किसी चीज़ से टकरा करके वापस आ गया। ओके, तो यहाँ पे हुआ क्या एग्जैक्टली, ये जो अल्फा पार्टिकल थे वो रिटर्न बैक हो गए, यानी कि अपने ही रास्ते पर वापस चले गए। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि उन्होंने 180 डिग्री पे अपना रास्ता चेंज कर दिए, वापस चले गए। तो ये उनका तीन अल्फा पार्टिकल्स का डिफरेंट बिहेवियर उन्होंने ऑब्जर्व किए एंड इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने कुछ कंक्लूजन पॉइंट निकाले। चलिए देखते हैं क्या है वो कंक्लूजन पॉइंट्स। तो सबसे पहले कंक्लूजन यही था स्टूडेंट्स की जो एटम का मेजर पार्ट है, यानी कि सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो हॉलो है एंड चार्जलेस है। हॉलो का मतलब खोखला है। ओके, इसलिए तो ये जो अल्फा पार्टिकल थे वो सीधे निकल गए, क्योंकि खोखला था, हॉलो था, तो किसी चीज़ से टकराया नहीं तो सीधा निकल गया। एंड चार्जलेस है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, इस वजह से हमको इन अल्फा पार्टिकल में डेविएशन या डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला। ओके स्टूडेंट्स, एंड ये जो उन्होंने कंक्लूजन पॉइंट निकाले वो इसलिए निकाले क्योंकि बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट लाइन में सीधे निकल गए बिना किसी डिफ्लेक्शन के। ओके, तो ये था सबसे पहला कंक्लूजन स्टूडेंट्स। सेकेंड कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड कंक्लूजन ये था स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो अल्फा पार्टिकल होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ओके, एंड यहाँ पे हुआ क्या था स्टूडेंट्स कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो गए थे। ओके, कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए थे, वो इसलिए क्योंकि ये जो अल्फा पार्टिकल है वो पॉजिटिवली चार्ज थे एंड यहाँ पे इसके सेंटर पे ऑलरेडी एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ था जिसकी वजह से रिपल्शन हुआ एंड ये अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, इस एटम का जो सेंटर है, इस एटम का जो सेंटर है एग्जैक्टली वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हमको देखने को मिलता है एज पर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड। ओके, ऐसा इसलिए उन्होंने ये कंक्लूजन पॉइंट निकाले बिकॉज, तो यहाँ से उन्होंने ये कंक्लूजन निकाले कि इस एटम के सेंटर पे जो है पॉजिटिव चार्ज बॉडी प्रेजेंट है, जिसको बाद में इसको उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब थर्ड कंक्लूजन था कि ये जो साइज है एटम की
उससे अगर कंपेयर किया जाए इसके न्यूक्लियस को, ओके, तो एटम की साइज से जो न्यूक्लियस की साइज थी वो बहुत छोटी थी। डायग्राम में भी दिख रहा है कि न्यूक्लियस बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द एटम, ओके। तो यहाँ पे जो एटम की साइज है उससे बहुत छोटा होता है न्यूक्लियस की साइज, ओके, एंड बहुत रिजिड होता है, कड़ा होता है। ऐसा इसलिए कंक्लूजन निकला क्योंकि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो है यहाँ तक आकर के रिटर्न बैक हो गए। इसका मतलब ये रिजिड था, इसलिए इसके आर पार नहीं जा पाए थे, ओके। तो ये 3 कंक्लूजन पॉइंट थे स्टूडेंट्स इस रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो ऊपर जो भी फैक्ट बताए गए हैं रदरफोर्ड के इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे, ओके, तो साइंटिस्ट रदरफोर्ड ने इसको कंपेयर किया सन एंड उसके चारों तरफ जो प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं, ओके, रोटेट करते हैं उस मॉडल से, क्योंकि वहाँ पे भी क्या होता है, बीच में सन होता है एंड जो प्लेनेट्स हैं उस सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, घूमते रहते हैं। तो उसी तरीके से उन्होंने अपने इस मॉडल को नाम दिया प्लेनेटरी इलेक्ट्रॉन मॉडल। प्लेनेटरी इलेक्ट्रॉन मॉडल इसलिए नाम दिया क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो प्लेनेट के जैसे ही न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ओके स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये है इस प्लेनेटरी इलेक्ट्रॉन मॉडल के अकॉर्डिंग इस एटम का जो पॉजिटिव चार्ज होता है एंड उसका जो मास होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है उस एटम के सेंटर पे, ओके। यानी कि किसी भी एटम का जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कहाँ पे अवेलेबल होता है, वो अवेलेबल होता है उस एटम के सेंटर पे एंड इस एटम का जितना मास है वो भी इसी सेंटर पे अवेलेबल पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही होता है, ओके स्टूडेंट्स। एंड इस मॉडल में सेंटर पे माना गया है कि पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सिंपली रिवॉल्व करते हैं इस न्यूक्लियस के चारों ओर एक क्लोज स्फेरिकल पाथ पे, ओके स्टूडेंट्स। एंड ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज़्यादा तेज स्पीड से जो है मूवमेंट शो करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि सन के चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो उसी के लिए इस डायग्राम से उन्होंने समझाने की कोशिश की थी कि जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो एक एटम के सेंटर पे हैं, बाकी जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने फिक्स ऑर्बिट पे जो है इस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं यानी कि रिवॉल्व करते हैं। तो अपने इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे रदरफोर्ड ने कुछ पोस्टुलेट दिए हैं, चलिए उन पोस्टुलेट को देखते हैं। तो इस रदरफोर्ड मॉडल के जो बेसिक पोस्टुलेट हैं, ओवरऑल 6 पोस्टुलेट हैं, चलिए वन बाय वन देखते हैं। तो इन रदरफोर्ड के मॉडल के बेस पे कोई भी एक एटम जो है उसको कंसिडर किया गया कि कोई भी एक एटम जो है 2 पार्ट से मिलकर के बना होता है, ओके। सबसे पहला होता है न्यूक्लियस एंड सेकेंड इज द आउटर ऑर्बिट ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस का आउटर ऑर्बिट, ओके स्टूडेंट्स, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ओके। तो इतना क्लियर है, यानी कि एक एटम जो है न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस के चारों तरफ जो आउटर ऑर्बिट है इससे मिलकर के बना हुआ होता है। सेकेंड पोस्टुलेट है किसी भी एक एटम का जो इंटायर मास एंड पॉजिटिव चार्ज होता है वो बहुत ही छोटे से एरिया या रीजन में जो है अवेलेबल होता है एंड उस सेंटर के हिस्से को बोला गया है न्यूक्लियस, ओके स्टूडेंट्स। एंड अगर हम इस न्यूक्लियस के रेडियस की बात करते हैं तो बहुत छोटा होता है, नियरली 10 टू द पावर ऑफ -13 सेंटीमीटर, ओके। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि जो ये हमको वैल्यू मिली है 10 टू द पावर ऑफ -13 सेंटीमीटर ऑफ द न्यूक्लियस, वो तब मिला जब उस एटम की साइज थी 10 टू द पावर ऑफ -8 सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ से एक और चीज़ समझ में आती है कि जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू द एटम, ओके स्टूडेंट्स। थर्ड पोस्टुलेट है कि न्यूक्लियस के चार्ज का जो मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू होती है, ओके, तो इस न्यूक्लियस का जो चार्ज की जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, वो डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स के लिए आपको डिफरेंट मिलने वाली है। यानी कि स्टूडेंट्स अगर आप अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग एटम लेते हैं, ओके, तो उस कंडीशन पे हर एक उस एटम के न्यूक्लियस का चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है, वो अलग अलग होती है। नेक्स्ट पोस्टुलेट है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं उस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिट है, फिक्स रास्ते हैं। यानी कि मान लेते हैं ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसके चारों तरफ एक रास्ता बना हुआ होता है, पाथ है, ओके, सर्कुलर पाथ होता है जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इसी ऑर्बिट में चारों तरफ चक्कर लगाता है, ओके। इसके अलावा यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उतने ही होंगे जितने की पॉजिटिव चार्ज जो हैं उस न्यूक्लियर के अंदर अवेलेबल है। ऐसा क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज होंगे उतने ही पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन होने चाहिए, ओके। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि जो एटम होता है वो एटम ओवरऑल जो है न्यूट्रल होता है।
तो कोई भी एक एटम न्यूट्रल तब हो सकता है स्टूडेंट्स जब जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही वहाँ पे निगेटिव चार्ज भी अवेलेबल हो। ओवरऑल द कंक्लूजन एंड द समरी पॉइंट इज हेयर कि जितने वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होंगे इस एटम के न्यूक्लियस में उतने ही इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट पे चक्कर लगाएंगे ताकि टोटल जो ओवरऑल न्यूट्रल हमारे पास एटम मिलना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि एक एटम जो है जनरली वो न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट पोस्टुलेट है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो ये बहुत तेज स्पीड से, बहुत वेरी हाई स्पीड से मतलब रिवॉल्व करते हैं। एंड जो ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है ये जनरली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन पे काम करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लेते हैं ये हमारे पास न्यूक्लियस है एंड इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जब कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो जनरली जब कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला जो न्यूक्लियस है इसको अपनी तरफ खींच सकता है। ओके, क्योंकि आप जब एक सर्कुलर शेप पे रास्ते पे साइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो आप सेंटर की तरफ झुक जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पॉजिटिव न्यूक्लियस की तरफ नहीं चले जाए, इसके अगेंस्ट वहाँ पे एक फोर्स काम करता है। इस इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट पे ही रिवॉल्व करने के लिए फोर्स करता है, यानी कि मजबूर करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो वही यहाँ बोला गया है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अगेंस्ट यहाँ पे एक और फोर्स काम करता है जो कि बैलेंस करता है उन दोनों फोर्सेस को, एंड इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑर्बिट में कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करते रहता है इस न्यूक्लियस के चारों ओर। ओके स्टूडेंट्स, एंड द लास्ट पोस्टुलेट इज कि इन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच का जो स्पेस है वो एम्प्टी होता है, खाली होता है, एंड इसी वजह से जो अल्फा पार्टिकल है वो यहाँ से सीधा निकल गए थे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पूरा मॉडल क्लियर हो गया होगा एंड इसके पोस्टुलेट भी समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।